यस बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 2 मिनट यार, फुल स्क्रीन करना पड़ेगी ना। फुल स्क्रीन कैसे होती है? वेरी नाइस। दिख रहा है बेटा आपको? ओके। तो देखिएगा, मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यंजक आपको करा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण। 100% परीक्षा में आता है। राकेट नोदन का सिद्धांत और उसका व्यंजक स्थापित कीजिए। राकेट नोदन का सिद्धांत और उसका व्यंजक स्थापित कीजिए। 100% परीक्षा में पूछा जाता है ना? तो ये मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है? तो लिखो बेटा, राकेट नोदन का जो सिद्धांत, यानी कि जो राकेट छोड़े जाते हैं ना आकाश में, हम देखते हैं राकेट को, आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना? राकेट जाते हुए और जाने के बाद में वो सफेद सफेद पट्टी दिखती है हमको, है ना? तो राकेट नोदन का जो सिद्धांत है वो क्या है कि राकेट नोदन का राकेट नोदन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और यह राकेट विराम में, इस प्रारंभ में विराम में होता है, इसलिए इसका प्रारंभिक संवेग क्या होगा? इसलिए उसका प्रारंभिक संवेग क्या होता है? प्रारंभिक संवेग शून्य होता है। प्रारंभिक संवेग शून्य होता है। ईंधन के दहन के फलस्वरूप ईंधन के दहन के फलस्वरूप ईंधन के दहन के फलस्वरूप गैसें जेट नली से, गैस निकलती है उसमें जो जेट होता है, गैसें जेट नली, पीछे एक जेट नली होती है ना? जैसे ईंधन होता है उसका दहन होता है और फिर गैस के रूप में जो द्रव्यमान होता है वो गैस के रूप में बदल जाता है और पीछे एक जेट नली लगी रहती है, उससे गैस पीछे निकलती है। जितने संवेग से, जितने वेग और संवेग से गैस पीछे निकलती है राकेट उसी गति से आगे बढ़ता है ना? तो जेट नली से जितने संवेग, जेट नली से जितने जितने संवेग से जितने संवेग से पीछे निकलती है, गैस निकलती है ना, जेट नली से गैसें जितने संवेग से पीछे निकलती है, रॉकेट भी उतने ही संवेग से आगे बढ़ता है। रॉकेट भी उतने ही संवेग उतने ही संवेग से आगे बढ़ता है। रॉकेट भी उतने ही संवेग से आगे बढ़ता है। इस प्रकार उसका कुल संवेग शून्य रहता है ना? इस प्रकार उसका कुल संवेग कुल संवेग शून्य होता है, शून्य रहता है, ठीक है? अर्थात संवेग संरक्षित रहता है। इसको हमेशा भी कह सकते हैं कि अर्थात संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, है ना? तो भैया जो रॉकेट है ना, उसमें जो ईंधन है उसका द्रव्यमान एम है और वो गैस के रूप में बदल रहा है ना? उसका दहन हो रहा है और गैस निकल रही जेट नली में से, जेट नली में से पीछे गैस निकलती है और जिस संवेग से गैस पीछे की तरफ निकलती है उसी संवेग से, उसी वेग से रॉकेट आगे बढ़ता है ना? मान लो अगर पीछे निकलने वाली गैस का संवेग अगर पी है ना? और रॉकेट के आगे बढ़ने का संवेग भी पी है, तो भैया ये ये गैस, ये रॉकेट आगे बढ़ रहा है तो ये धनात्मक, और गैस पीछे निकल रही है विपरीत दिशा में इसलिए ऋणात्मक। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा? कुल संवेग कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो? प्लस माइनस सेम
परिमाण दोनों का सेम है, परिमाण में बराबर है, मगर दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए ये 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि इस प्रकार से उसका कुल संवेग मतलब दोनों का जोड़ क्या होता है, कुल संवेग 0 होता है, अर्थात संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है। समझ गए ना? यहाँ पर न्यूटन की गति का तृतीय नियम भी कार्य करता है। अब हमें इसके त्वरण के लिए व्यंजक निकालना है, तो देखिएगा अब मैं इसके त्वरण के लिए व्यंजक निकालूंगा, है ना। अब हमारा गणितीय गतिविधि हमारी शुरू होती है। अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे बेटा कि जो रॉकेट है ना, रॉकेट का जो प्रारंभिक, रॉकेट में जो ईंधन है ना, यहाँ लिखो माना कि रॉकेट में ईंधन का प्रारंभिक द्रव्यमान, माना कि रॉकेट में रॉकेट प्लस ईंधन, रॉकेट प्लस ईंधन का प्रारंभिक द्रव्यमान कैपिटल M0 है, ठीक है ना। रॉकेट और ईंधन दोनों को हमने जोड़ लिया, टोटल द्रव्यमान कितना है, M0 है। अब डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में ईंधन के डेल एम द्रव्यमान का दहन होता है, डेल एम द्रव्यमान का दहन होता है। मतलब जो ईंधन हम ले गए हैं उसमें से डेल एम मतलब कुछ हिस्सा, ईंधन का इतना हिस्सा जल गया, उसको हमने जलाया, तो ये हिस्सा जलेगा, इसका दहन होगा तो गैस बनेगी, है ना। तो गैस का जो द्रव्यमान होगा वो ईंधन के द्रव्यमान के बराबर होगा, क्योंकि यह द्रव्यमान किस बदल गया, ऊर्जा बदल गया, है ना, है ना। तो प्रत्येक पिंड क्या है, ऊर्जा का तो रूप है ना। तो यहाँ पर डेल एम द्रव्यमान का दहन होता है, अतः ईंधन के दहन की दर, अतः ईंधन के दहन की जो दर है, ईंधन के जलने की दर, दहन की दर क्या हो जाएगी बेटा, डेल एम बटे डेल टी, द्रव्यमान बटे समय। डेल टी में इतना, इतने समय में इतना द्रव्यमान गैस में बदल गया, उष्मा में बदल गया, है ना, उष्मा में परिवर्तित हो गया। तो अब डेल टी समय में इतना, तो टी समय में कितना, डेल टी समय में इतना, तो इसलिए टी समय में दहित मतलब दहन हुआ द्रव्यमान, दहित द्रव्यमान कितना होगा। तो देखो अपन नहीं बोलते कि भाई 1 रुपए या 10 रुपए की 5 पेंसिल, है ना, 10 रुपए की 5 पेंसिल, तो 1 रुपए की कितनी, 5/10 पेंसिल। तो बताओ 20 रुपए की कितनी, तो हम 20 का इसमें गुणा कर देंगे। इसलिए तो यहाँ पे टी समय में कितना द्रव्यमान दहित होगा, तो ये जो डेल एम बटे डेल टी है, इसमें टी का हम गुणा कर देंगे कि इतना द्रव्यमान हमारा दहित हो जाएगा, उष्मा में बदल जाएगा, जल जाएगा, दहन हो जाएगा, ठीक है ना। अब शेष कितना बचा भैया, इतना द्रव्यमान आपका गैस में बदल गया, आप इतना द्रव्यमान बदल गया, टोटल द्रव्यमान आपके पास कितना था, इतना था, उसमें से इतना आपका परिवर्तित हो गया, तो शेष कितना बचा, शेष द्रव्यमान कितना रहा, देखिएगा, कैपिटल एम 0 माइनस डेल एम बटे डेल टी इंटू टी, ये हमारा इतना शेष रहा। शेष द्रव्यमान हमने निकाल लिया, ठीक है, यस निकाल लिया, इसको हम कहेंगे परिणामी द्रव्यमान या शेष द्रव्यमान, ठीक है ना। अब ये कहता है कि भैया जो रॉकेट है ना, रॉकेट के दहन के कारण डेल टी समय में रॉकेट से निकली गैसों का द्रव्यमान, है ना, यहाँ लिखो ईंधन के दहन के कारण, ईंधन का दहन हुआ,
और दहन के कारण डेल्टा टी समय में रॉकेट से निकली गैसें रॉकेट से निकली गैसों का द्रव्यमान कितना होगा भाई? उनका द्रव्यमान भी डेल एम होगा, क्योंकि डेल एम पदार्थ जला, इतना ईंधन हमारा दहित हुआ, तो जो गैसें बनी उनका द्रव्यमान भी इतना ही होगा। गैसों में भी द्रव्यमान होता है, ठीक है ना? ठीक है, चलो अब ये कहता है यदि गैसों का वेग u और रॉकेट का वेग ये है, यदि गैसों का वेग u तथा रॉकेट का वेग डेल v है। रॉकेट का वेग क्या है? डेल v है। रॉकेट का वेग डेल v है, तो क्या होगा भैया? तो देखिएगा आप इसकी आगे की प्रोसेस। यदि रॉकेट का वेग डेल v है तो रॉकेट के संवेग में परिवर्तन यह लिखेंगे, रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर गैसों के संवेग में परिवर्तन बराबर गैसों के संवेग में परिवर्तन, है ना बेटा? अब रॉकेट का संवेग तो द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग क्या होता है? संवेग का सूत्र है द्रव्यमान इंटू वेग। तो रॉकेट का कितना द्रव्यमान शेष बचा? m0 माइनस डेल एम बटे डेल टी इंटू टी, है ना? इंटू रॉकेट का वेग कितना है? डेल वी बराबर गैसों के संवेग में परिवर्तन। तो गैसों का द्रव्यमान इंटू वेग। अब गैसों का द्रव्यमान कितना है? अभी मैंने बताया आपको, गैसों का द्रव्यमान हमने क्या था? डेल एम। ये रहा गैसों का द्रव्यमान डेल एम। और गैसों का वेग क्या था? गैसों का वेग हमने क्या बताया था? प्रारंभिक वेग u। गैसों का प्रारंभिक वेग क्या है? u, है ना? चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं, यहां तक आगे हम यस। अब हम डेल v का मान निकालेंगे। तो भैया डेल v बराबर क्या हो जाएगा? डेल एम यू बटे ये मल्टी, ये गुणा में है, ये गुणा वाली चीज पूरी खा जाएगी जीरो में, डेल, है ना? m0 डेल एम डेल टी इंटू टी और गुणित यहाँ तक आगे। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में डेल टी का भाग लगा देंगे। ये लिखो, दोनों पक्षों में डेल टी का भाग देने पर चलो दोनों पक्षों में डेल टी का डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल एम, है ना? डेल एम, है ना? डेल एम और ये u है ना, u बटे डेल टी, इसमें भी भाग लगाना है ना? तो डेल टी का भाग लगाना है क्या? तो डेल टी का इसमें लगाया, इसमें भी लगाना था, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया डायरेक्ट। किसके नीचे लिख दिया? u के नीचे लिख दिया मैंने डेल टी को डायरेक्ट। समझ गए? ये बताओ स्टेप से। चलो स्टेप से पूरा बता देता हूँ ना, क्योंकि इसमें फिर मुझे उलट गुणित करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अब ये डायरेक्ट करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? चलो क्या है ये? m0 माइनस डेल एम बटे डेल टी इंटू टी। अब इसमें भी मुझे जैसे ये डेल वी था, इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया? डेल टी। अब इसके नीचे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डेल टी। इसके नीचे लिखना पड़ेगा, तो ये नीचे ही है, यहाँ लिख देता हूँ मैं डेल टी। ठीक है, यह लिख दिया मैंने। ठीक है, अब भैया ये जो डेल टी है वो मैं u के नीचे लिख दूंगा,
अगली स्टेप में, है ना। चलो अगली स्टेप में लिख देता हूँ मैं डेल पी अपॉन डेल टी, और ये मैंने लिख दिया डेल एम यू बटे डेल टी। नीचे आ जाएगा आपका जो है वो एम जीरो माइनस डेल एम बटे डेल टी, है ना, और ये हो गया आपका टी। अब देखिएगा यहाँ पर आपका वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं बताओ? वेग में परिवर्तन की दर, बस तो यहाँ पे ए लिख दो बस। क्या आप सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना, आपको ए लिखना है, ठीक है ना। वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। ये अंदर ही है बेटा, बाहर नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये हमारा देखो मैंने निकाल दिया आपके सामने, रॉकेट के त्वरण, रॉकेट के त्वरण का हमें व्यंजक ज्ञात करना था, और वो मैंने निकाल के दिखाया। यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक, यही अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था, तो ये मैंने बताया आपको। अगला प्रश्न, है ना, अगला प्रश्न क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन के तीसरे नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। क्वेश्चन लिखो, संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तीसरे नियम की पुष्टि कीजिए, सॉरी तीसरे नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। व्युत्पत्ति कीजिए, चलिए आइए। तो देखो संवेग संरक्षण का नियम क्या है भैया? अगर मान लो कोई पिंड है ना, दो पिंड है आपके पास, माना दो पिंड एक दूसरे से अल्प समय अंतराल डेल्टा टी के लिए टकराते हैं, है ना, दो पिंड है ना, और वो आपस में टकराते हैं। तो लिखो यहाँ पे, माना कि दो पिंड, माना कि दो पिंड एक दूसरे से अल्प समय के लिए टकराते हैं, अल्प समय के लिए टकराते हैं, अल्प समय को आप यहाँ डेल्टा टी लिख दो, अल्प समय डेल्टा टी के लिए टकराते हैं। टकराते समय पिंड पर कार्यरत बल, टकराते समय पिंड पर कार्यरत बल, है ना, पिंड पर कार्यरत बल क्या होगा? F12। पहले पिंड पे क्या होगा? F12। F12 का मतलब है पहले पिंड पर कार्यरत बल, है ना, तथा दूसरे पिंड पर कार्यरत बल F21। अब देखिएगा, सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ टकराते समय पिंड पर कार्यरत बल। जैसे दूसरा पिंड, जो दूसरा पिंड है वो गति से आ रहा है और पहले पिंड से टकराया, दूसरा पिंड पहले पिंड से टकराया, तो दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर जो बल आरोपित किया गया, गतिशील कोई वस्तु आएगी और किसी वस्तु से टकराएगी तो वो उस पर बल आरोपित करेगी, है ना। तो यह टकराते समय पिंड पर कार्यरत बल F12, मतलब पहले पिंड पे ये कार्यरत बल, यह लिख दो आप, पहले पिंड पे कार्यरत बल ये है, तथा दूसरे पिंड पर कार्यरत बल, दूसरे पिंड से कौन टकराया? पहला पिंड। तो पहले पिंड के द्वारा
गतिशील पहले पिंड के द्वारा दूसरे पिंड पर आरोपित बल F21। ठीक है ना। अब क्या है भैया, ये एक दूसरे से टकराते हैं तो पिंडों के संवेग में परिवर्तन है। तो पिंडों के संवेग में परिवर्तन क्रमशः क्या होंगे भैया, डेल P1 व डेल T2 है, डेल P1 व डेल P2। ठीक है ना, ये इनमें संवेग में परिवर्तन है ना। पहले वाले का संवेग हो गया डेल P1, दूसरे का डेल P2। अब भैया देखिएगा, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, है ना, ठीक है ना, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है कि आरोपित बल F, है ना, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, डेल P संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है ना। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है, आरोपित बल F, किसी पिंड पर आरोपित बल F उस पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे F12 बराबर डेल P1 अपॉन डेल T2 तथा F21 बराबर डेल P2 अपॉन डेल P। ठीक है ना। देखिएगा, अब ये दो, अब भैया ये हमने लिखा, है ना। अब यहां से हम क्रॉस गुणा करते हैं, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, तिरछा गुणा करो तो क्या हो जाएगा भैया, ये डेल P1 बराबर F12 डॉट डेल T, है ना। ठीक है ना, ये हो गया। ये समीकरण, यहाँ पर भी तिरछा गुणा करो बेटा तो क्या हो जाएगा, डेल P2 बराबर F21 डॉट डेल T। ये समीकरण हो गई। अब हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं संवेग संरक्षण के नियम से क्या होता है कि कुल संवेग क्या होता है, शून्य होता है ना। या लिखो संवेग संरक्षण के नियम से, क्योंकि संवेग संरक्षण के नियम से P1 प्लस P2 बराबर 0, है ना। तो डेल P1 डेल P2 बराबर 0। अब P1 का वैल्यू क्या है, P1 का वैल्यू है F12 डेल T प्लस P2 का वैल्यू, डेल P2 का वैल्यू क्या है, F21 डॉट डेल T बराबर 0। अब डेल T बेटा इसमें भी है और डेल T इसमें भी है, तो डेल T से कॉमन, F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इम्प्लाइज डेट F12 प्लस F21 0, ये गुणा में है, गुणा वाली चीज आ जाएगी नीचे, तो ये हो जाएगा F12 प्लस F21 बराबर 0, F12 बराबर, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, माइनस का F21, यानी कि एक, देखो दूसरे पिंड द्वारा गतिशील दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर आरोपित बल F12, गतिशील पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर आरोपित बल F21 परिमाण में बराबर है, परिमाण में, मगर दिशाएं, ऋण का चिन्ह क्या दिखाता है, इनकी दिशा को दर्शाता है। परिमाण में बराबर होते हैं किंतु इनकी दिशाएं विपरीत होती है। आरोपित बल, जब दो गतिशील पिंड टकराते हैं,
जब दो गतिशील पिंड टकराते हैं तो वे एक दूसरे पे बल आरोपित करते हैं। पहला पिंड दूसरे पिंड पे आरोपित करता है और दूसरा पिंड पहले पिंड पर बल आरोपित करता है और बराबर बल आरोपित करते हैं। मतलब ये 5 न्यूटन का बल आरोपित करता है तो ये 5 न्यूटन का बल आरोपित करेगा, मगर इनकी दिशाएं विपरीत होती है ना। क्योंकि भाई मान लो ये इस पे है तो इसकी दिशा इधर है, और ये इससे तो इसकी दिशा इधर है, तो विपरीत दिशाएं है ना। तो यहाँ पर यही है कि पहले पिंड पर दूसरे पिंड के द्वारा लगाया गया बल दूसरे पिंड पर पहले पिंड के द्वारा लगाए गए बल के परिमाण तो बराबर हैं मगर दिशाएं विपरीत हैं। यही न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। यही प्रत्येक क्रिया के बराबर लिखो है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अतः सिद्ध होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। परिमाण में बराबर है मगर दिशा में विपरीत है। अतः सिद्ध होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन की गति का तृतीय नियम है और इसी सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है ना। ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न था परीक्षा की दृष्टि से। तो मैंने आपको 2 व्यंजक कराए हैं। मैंने कितने व्यंजक करा दिए आपको? 2 व्यंजक करा दिए। अब मैं आपको सवाल कराऊंगा तो देखिएगा। पहले तो मैंने अभी तक आपको फिजिक्स में कितने सूत्र हमने याद कर लिए। पहले हम सूत्र पे बात करेंगे ताकि हमें मालूम पड़ जाए भाई कौन सा सूत्र लगेगा। सूत्र याद होना चाहिए है ना। सूत्र ही देखो, जो भौतिक शास्त्र है उसका मुख्य हथियार क्या है? सूत्र। गणित का भी मुख्य हथियार क्या है? सूत्र है ना बेटा। तो सूत्र हमें फिजिक्स में भी सूत्र हमें याद करने पड़ेंगे, बिना सूत्र के तो काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो देखिएगा, पहला ही सूत्र आपका, हमने आपको गति के जो समीकरण बताए थे, गति के समीकरण बोलो। v = u + at, v² बराबर u² + 2s, कहता बेटा s बराबर ut + हाफ। फिर हमारा क्या था? बल बराबर क्या? द्रव्यमान इंटू त्वरण। फिर हमारा कार्य बराबर क्या था? बल इंटू विस्थापन, है ना। फिर हमारा शक्ति बराबर क्या था? कार्य करने की दर, W/T, यही था ना। फिर त्वरण बराबर क्या था? वेग में परिवर्तन की दर, डेल, है ना। डेल V/T = A। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है। और बताइए, तुम्हें याद आता जाए मुझे बताते जाओ। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², एंड पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, mgh, है ना। तो और बताइए। अभिकेंद्रीय बल F = क्या बताया था? कल मैंने पढ़ाया था ना आपको। अभिकेंद्रीय बल F = mv²/r, mv²/r, ये अभिकेंद्रीय बल है आपका, है ना। और बताओ। हाँ, और क्या था? क्या पढ़ा था अपन ने? वेक्टर A डॉट वेक्टर B = A डॉट B डॉट cos थीटा, है ना। फिर क्या पढ़ा था हमने? हाँ, यस 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 यस, वो लिखे हुए हैं, भूल जाऊंगा P = mv, एंड आवेग को क्या बोलते हैं अपन?
टाउ, आवेग को कैसे दस, आवेग, चलो हिंदी में लिख देता हूँ यार, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ आवेग में। आवेग बराबर क्या है, बल इंटू समय अंतराल, आवेग इज इक्वल टू एफ इंटू डेल टी, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, फिर वेक्टर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू वापिस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, है ना। चलिएगा, और कौन कौन से सूत्र थे भैया जो हमने आपको पढ़ाए थे, घर्षण कोण, है ना, घर्षण कोण पढ़ाया मैंने आपको, क्या सूत्र था? चलो देखिएगा, ये क्या हमें सूत्र याद होंगे ना तो फिर हम कर पाएंगे, अन्यथा हम अटक जाएंगे, सवाल में हम अटक जाएंगे, इसलिए सूत्र हमें याद होना जरूरी है भाई, है ना। और मैं देख लेता हूँ कौन कौन से सूत्र मैंने आपको बता दिए हैं, छूट तो नहीं गया। चलिएगा, अब भैया आपका जो सवाल है, अब आपको मैं सवाल दूंगा, अपन सवाल करेंगे, मतलब मैं भी बताऊंगा, आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, है ना। देखो, ये जो भी पढ़ा है ना अपन ने, इसी पे आधारित सवाल है ना। 2 किलोग्राम की कोई वस्तु, लिखो बेटा क्वेश्चन, 2 किलोग्राम की कोई वस्तु, 2 किलोग्राम की कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग, 2 किलोग्राम की कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है, के वेग से गतिशील है, तो उसकी गतिज गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। हमें क्या निकालना, उसकी गतिज ऊर्जा, है ना। अब देखिएगा, गिवन हमें क्या क्या दिया गया, पहले तो ये पता लगाओ, 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम का मतलब क्या है, द्रव्यमान, क्या दिया हमें, द्रव्यमान दिया, द्रव्यमान को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मास, मास यानी द्रव्यमान, एम फॉर मास इज इक्वल टू 2 kg, एंड एंड वेग, वस्तु का वेग कितना है, देखो ये वेग, वेग कितना दिया, वेग इज ए 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब हमें निकालना है इसकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, का सूत्र क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम की जगह कितना आ जाएगा 2, वी की जगह कितना आ जाएगा, वी कितना है, वी इज 2 का स्क्वायर, तो इसलिए के ई, है ना, के ई बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 2 गया, है ना, फिर क्या बचा, 2 गुणी 2, कितना हो गया, 2 दूनी 4, और ऊर्जा का मात्रा क्या है, जूल, 4 जूल, हमारा आंसर। कठिन है क्या सवाल, कठिन था, सरल, चलो, हाँ वेरी गुड। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग कितने गुना हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, यदि यदि किसी पिंड यदि किसी पिंड की यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए, 4 गुनी की जाए या कर दी जाए, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए, तुम भी समझो, कोई सरल नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं, तुम कर सकते हो ये सवाल अगर समझोगे। देखो, एम दिया, वी दिया, मैंने क्या करा, सूत्र माना का उत्तर आएगा, बड़ी बात थोड़ी है, छोटी सी बात है ना। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा
4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा, कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। अब देखिएगा पहले उसकी गतिज ऊर्जा अपन मान लेते हैं कि भैया पहले जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो K1 है। अब K1 बराबर क्या, K1 बराबर हाफ mv1 स्क्वायर, ये उसकी गतिज ऊर्जा है। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है, K1 इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर। m1 द्रव्यमान नहीं बदलता है, पिंड का जो द्रव्यमान है वही रहेगा, है ना। उसका वेग आप बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये उसकी नंबर 1। अब वो क्या कहता है, ये गतिज ऊर्जा को हमने क्या करना है, 4 गुना करना है। कितने गुना करना है, 4 गुना करना है। तो देखिएगा अब प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार क्या है कि भैया ये हो जाएगा आपका 4K1 तो 1/2 m, 4 का गुना हमने किस में करा, इसमें, तो इसमें भी करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में होगा ना वो। तो ये 4 का गुना इधर होगा तो इधर भी होगा, क्योंकि बैलेंस जब भी बनेगा ना, बैलेंस कब बनेगा, जब दोनों तरफ बराबर करेंगे। अब 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 2 और v1 स्क्वायर, है ना, ठीक है ना। अब तो v1 स्क्वायर, देखिएगा आप क्या करेंगे भैया, ये हो गया आपका 4K1 हाफ m, 2 की घात 2 v1 की घात 2 तो 2v1 का होल स्क्वायर, क्या हो गया 2v1 का होल स्क्वायर। यानी कि जो पहले संवेग, पहले क्या था, पहले संवेग अगर P1 था, क्या था, P1 बराबर क्या, mv1, ये पहले संवेग था, पहले संवेग ये था। अब क्या हो गया, देखो 1/2 m, अब 2v1, अब क्या है v की जगह देखो, अब P2 m, इस पूरे को मैं क्या मानूंगा, v2 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, v2, इस पूरे को मैंने v2 मान लिया। तो अब P2 बराबर mv2 का mv2 है ना। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, P2 बराबर क्या हो जाएगा m। अब v2 का मतलब क्या होता है, v2 किसके बराबर है, डॉट 2v1 के स्क्वायर, तो इस पे भी बेटा स्क्वायर को नहीं लेंगे, इस पूरे की जगह स्क्वायर तो ऐसा कैसा ही है, स्क्वायर थोड़ी है, बस v2 इज इक्वल टू क्या 2v1, ओके, है ना। चलिए अब 2 को आगे लिख दो, अंदर क्या रह गया mv1, P2 बराबर 2, और ये किसके बराबर है बताओ, mv1 P1 के बराबर, तो P1, यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो अगर गतिज ऊर्जा को दुगुना कर दिया जाए तो संवेग जो है वो भी दुगुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा को हम क्या कर देंगे, सॉरी, गतिज ऊर्जा को कितने गुना, 4 गुना कर दिया जाए। गतिज ऊर्जा को अगर हम 4 गुना करेंगे तो संवेग 2 गुना हो जाएगा। संवेग क्या हो जाएगा, 2 गुना, देखो संवेग 2 गुना हो जाएगा। ये हमें नोट करना है कि भैया हमने गतिज ऊर्जा को अगर 4 गुना करा है तो संवेग 2 गुना हो जाएगा। ये हमने हल करके देखा, और फिर जो इसमें देखा 2 गुना हो जाएगा कि 3 गुना हो जाएगा कि 4 गुना के अपरिवर्तित, तो दुगुने पे हमने राइट का निशान लगा दिया। तो पहले सवाल को हमें हल करना पड़ेगा, फिर जो उत्तर आएगा वो हमें देखना पड़ेगा, और जो सही मिलेगा उस पर टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिएगा अब ये कहता है कि भैया अगला प्रश्न लिखो, अगला प्रश्न देता है
10 किलोग्राम द्रव्यमान, है ना, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य। बहुत शानदार सवाल, इसे आप ही को करना है, मैं आपको हिंट दूंगा, देखिए आप कर पाते कि नहीं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध, गुरुत्व बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने में, 10 मीटर ऊपर उठाने में कितना कार्य करना होगा, उठाने में कितना कार्य करना होगा। तो देखिएगा, हम किसी वस्तु को जिसका द्रव्यमान 10 किलो है, 10 किलो की वस्तु को हम उठा के कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। कितने ऊपर ले जा रहे हैं, 10 मीटर ऊपर ले गए, कितनी ऊंचाई पे ले गए, 10 मीटर ऊपर ऊंचाई पे ले गए। किसके विरुद्ध ले गए, क्योंकि पृथ्वी तो उसको नीचे खींच रही है, हम उसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो हमें ऊपर ले जाने के लिए ताकत लगाना पड़ेगी, ऐसे थोड़ी ऊपर चली जाएगी, है ना, क्योंकि पृथ्वी तो नीचे खींच रही है। तो कितना कार्य करा हमने, क्योंकि बल का विस्थापन हुआ है, सॉरी वस्तु का विस्थापन हुआ है। वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो विस्थापित होती है, तो इसमें हमें कार्य करना पड़ता है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। ये कार्य का फार्मूला। कार्य कितना कार्य करा, तो इतना कार्य करा, तो डब्ल्यू। बल कौन सा बल की बात हो रही है हमारे यहाँ पे, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल क्या होता है बताओ, गुरुत्वीय बल F। अगर इसको हम गुरुत्वीय बल माने, गुरुत्वीय बल, तो क्या होगा, F बराबर mg। क्या होगा, गुरुत्वीय बल क्या हो जाएगा, mg। ये mg, और वस्तु को हम उठा के कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर, तो ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। कितनी ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, तो यहाँ विस्थापन किस रूप में है, एच के रूप में, ऊंचाई के रूप में विस्थापन हो रहा है। किस रूप में हो रहा है, डी की जगह एच लिखेंगे, तो डब्ल्यू। एम कितना है बोलो, 10। जी कितना होता है, वैसे तो जी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आप अब इसने दिया नहीं कितना, तो अपन यही लिख देते हैं। अपन वैसे यही है, सही तो यही है, अपने तो सही लिखो, है ना, ठीक है ना। और एच कितना है, एच 10 है, ठीक है। 10 में उड़ाएंगे तो क्या आएगा, एक अंक की एक जीरो, 10 से 10 कर दिया। W बराबर क्या, 98 गुणित 10, तो W बराबर क्या हो जाएगा, 980। क्या लिखेंगे, 980 क्या लिखूं बताओ, 980 क्या है बताओ, आलोक तुम बताओ बेटा, 980 क्या है, कैलोरी है, क्या ये जूल है, जूल। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। हाँ, कार्य का मात्रक जूल है ना। जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, हाँ? कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है। तो कितने जूल कार्य किया गया, 980 जूल कार्य किया गया। 10 किलो की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य 980 जूल होगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। देखो, अब ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो हम क्या है, सरल हमसे नहीं हो पाते, कठिन तो हम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि कठिन को हम रटे हुए होते हैं ना। देखो ये कहता है 0.1 हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर 0.1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर है, इस हिंदी में लिख लो। 0.1 अश्व शक्ति, कितने वाट के बराबर है, कितने वाट के बराबर है बताओ।
कितने वाट के बराबर है ये? 0.1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर है बताइए। तो देखो, एक एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है? एक अश्व 746 वाट के बराबर होती है। वेरी गुड। एक अश्व शक्ति इतने के बराबर होती है। अब भैया एक अश्व शक्ति का मान इतना होता है, तो अपने को इतने का मान निकालना, इसलिए 0.1 अश्व शक्ति कितने के बराबर होगी? तो इसका इसमें गुणा कर दो। 746 गुणित 0.1, इसमें इसका गुणा कर लेंगे। तो देखिएगा गुणा करेंगे तो क्या होगा? 746, एक अंक बाद दशमलव आ जाएगी, इतने वाट के बराबर। तो 0.1 अश्व शक्ति, इसलिए 0.1 अश्व शक्ति बराबर 74.6 वाट। 74.6 वाट के बराबर होगी। तो ये ऐसे नॉर्मल छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते कि अगर सरल है तो हम कर लेंगे, है ना। चलिएगा, अब देखिएगा। आज हमारे क्या बेरवा समाज की मीटिंग है यार। हमारा जो समाज है ना, बेरवा समाज, उसकी मीटिंग रखी गई है। तो वो 5 बजे का टाइम दे दिया उनने। तो मैंने किया यार, अब तुमको पढ़ा दूं मैं फिर जाऊंगा। तुम्हारी भी होती होगी ना, समाज की मीटिंग होती, पाटीदार समाज की होती होगी ना। तो जाना पड़ता है यार, क्योंकि देखो मनुष्य समाज में रहता है ना। और समाज की जरूरत किसको होती है? समाज की जरूरत मनुष्य को होती है, पशुओं को नहीं। पशुओं को समाज की जरूरत ही नहीं होती, देवताओं को भी नहीं होती। जैसे देवता अपन ने देखे तो नहीं है, मगर देवताओं को भी समाज की जरूरत नहीं होती है, मनुष्य को समाज की जरूरत होती है कि नहीं। तो चलो अच्छी बात है। तो ये सवाल मैंने आपको कराए। अब मैं, ये कल ये बच्चे हमारे आए नहीं थे, ये बच्चे आज आए, तो अपन वो कल जो अपन ने पढ़ा वो थोड़ा सा रिपीट कर ले, थोड़ा सा क्या। अ, आलोक बेटा, आलोक, कल कल अपन ने जो पढ़ा था उसमें से थोड़ा सा रिपीट कर ले, है ना। ये बच्चे कल नहीं आए थे तो इनको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, है ना। चलो देखो, 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम की एक बंदूक से 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से, है ना। अब बंदूक का द्रव्यमान कितना है? 10 kg से 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से वेग से दागी दागी जाती है या चलाई जाती है, यूं समझो। भाई बंदूक से हम गोली चलाते हैं या दागते हैं, दागी जाती है। तो बंदूक का प्रतिचित वेग ज्ञात कीजिए। तो बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग, प्रतिक्षिप्त वेग ज्ञात करो। देखो भैया, बंदूक भी हर कोई नहीं चला सकता है। बंदूक चलाने के लिए भी ट्रेनिंग लेना पड़ती है, वरना अगर किसी अनाड़ी को चलाने को दे दे तो हो सकता है वो थोपड़ा उसका थोबड़ा उसका चेहरा खराब कर ले, उसके दांत तोड़ ले, उसके कंधे को तोड़ ले, है ना। क्योंकि बंदूक में से गोली जिस गति से निकलती है, बंदूक में से गोली जिस गति से आगे निकलती है, बंदूक भी उतनी ही गति से पीछे खसकती है। तो वो पीछे खसकती है तो हमें ताकत लगाना पड़ती है। अगर हम ताकत नहीं लगाए तो वो खसकेगी और हमारे कंधे को तोड़ देगी, अगर कंधे पे होगी तो कंधे को तोड़ेगी।
और मुंडे के इधर होगी तो मुंडे को तोड़ देगी, है ना। तो भैया इसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ती है, एक विशेष स्पेशल ट्रेनिंग होती है ना, ठीक है ना। तो अब जो बंदूक है, बंदूक का द्रव्यमान कितना भैया, 10 kg, है ना। अब बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी, बंदूक का वेग नहीं दिया, बंदूक का वेग हमें निकालना है, बंदूक कितने वेग से, प्रतिक्षिप्त वेग मतलब पीछे हटने वाला वेग। अब गोली का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम, गोली का द्रव्यमान स्मॉल एम कितना है, 10 ग्राम, कितना है, ग्राम में, गोली ग्राम में है, तो इसको किलोग्राम बन देंगे, किलोग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग दे देंगे, तो ग्राम में 1000 का भाग देंगे, किलोग्राम हो गया। और बंदूक का, गोली का, सॉरी, गोली का वेग कितना है, स्मॉल वी, इसको हम स्मॉल वी मानेंगे, स्मॉल वी कितना, 60 मीटर पर सेकेंड। तो देखो कितने प्रोडक्ट हमारे पास है, 3 प्रोडक्ट हमारे पास है, चौथा हमें निकालना है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, संवेग संरक्षण के नियम से, है ना, बंदूक का संवेग, बंदूक का संवेग, यह लिखो, बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग, गोली का संवेग, है, बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग क्या होता है, बराबर होता है। चलिए तो बंदूक का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग, बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का वेग, गोली का द्रव्यमान और गोली का वेग। अब एम कैपिटल कितना है, कैपिटल एम 10 है, कैपिटल वी कितना है बोले निकालना है, स्मॉल एम कितना है 50/1000 है, और स्मॉल वी कितना है बोले 60 है, ये जीरो से ये जीरो गई, जीरो से जीरो कट गया, फिर जीरो से फिर जीरो कट गया, फिर 10v इज इक्वल टू 5 छंग 30/10, फिर जीरो से जीरो कट गया, तो क्या हो जाएगी 10v बराबर 3। चलो अब देखिएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा भैया 3/10, 10/9, तो v बराबर 3 में 10 का भाग लगाओ, है ना, तो 0.दशमलव लगाया, जीरो मिल गया, कितनी बार भाग जाएगा, 10 दिया 30, कितना आया भैया 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये किसका वेग है भैया, बताओ आलोक, किसका वेग है ये, आलोक बेटा, किसका वेग है बेटा, ये वेग किसका निकाला मैंने, हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। चलेगा, मतलब प्रश्न आपको समझ में आएगा तो ही आप बता पाएगा, है ना, तो ही बता पाएंगे, अगर सवाल समझ में आएगा तो ही हम बता सकते हैं। चलो 9 किलोग्राम द्रव्यमान लिखो, 9 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, 9 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, 9 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, तुम सीख जाओगे ना, तो जब तुम्हारी मैडम पढ़ाएगी ना तुम फटाफट बताओगे, तो मैडम तुमसे बोलेगी अरे क्या कंप्यूटर है क्या, है वो तुमको कंप्यूटर बोलेगी, फिर ये कंप्यूटर हमारी क्लास में, है ना। 9 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर, 9 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर 45 सेकेंड तक, 45 सेकेंड तक एक स्थिर बल, स्थिर बल का मतलब है एक निश्चित परिमाण का बल, एक निश्चित परिमाण का बल, एक स्थिर बल लगाने से, स्थिर बल लगाने से, एक स्थिर बल लगाने से उसका वेग, लगाने से उसका वेग, उसका वेग 3 मीटर पर सेकेंड से, 3 मीटर प्रति सेकेंड से 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, हो जाता है, इतने से इतना हो जाता है यदि वस्तु की दिशा अपरिवर्तित रहे, यदि
वस्तु की दिशा अपरिवर्तित रहे, यदि वस्तु की दिशा अपरिवर्तित रहे तो बल का परिमाण ज्ञात करो, रहे तो बल का परिमाण ज्ञात करो। तो बल का परिमाण हमें निकालना है कि कितना बल हमने लगाया, ठीक है ना। अब देखिएगा 9 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 45 सेकंड तक बल लगाया तो उसका वेग परिवर्तित हो गया, ठीक है ना। तो हमें क्या दिया गया है, देखो वस्तु का द्रव्यमान कितना है 9 kg, टाइम कितना दिया 45 सेकेंड, है ना। वेग, प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग 3 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग कितना है 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ निकालना है। क्या निकालना है, एफ। एफ बराबर क्या होता है एम ए, एफ बराबर क्या होता है एम ए। तो एफ हमें निकालना, तो एम तो हमें दिया है, मगर ए हमें दिया है क्या, तो ए कैसे निकलेगा, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है ना, और v कितना यहां से उठा के यहां रख दो, u कितना उठा के रख दो, a हमें निकालना है, p कितना है उठा के रख दिया। चलो ये 3 उठ के इधर आ गया, ऋण का 3 हो गया, a इंटू 45, 8 में से 3 घटाओ 5 बचेगा, a गुणित 45, a बराबर कितना हो जाएगा 5/45, गुणा वाली चीज बटे में आ गई, इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका मान है, ये ए का मान निकाला, किसका मान निकाला मैंने, ए का मान निकाला। अब मुझे क्या निकालना है भैया, मुझे निकालना एफ, क्या निकालना है परिणामी बल, क्या निकालना है मुझे परिणामी बल। और चूंकि एफ बराबर क्या होता है एम ए, और एम कितना भाई साहब यहां से उठा के रख दिया, ए कितना है, ए अभी निकाला तुम्हारे सामने, कितना बोलो 5/, काट दो, 9 पंजे 5 एकम, एक बराबर कितना है 1 न्यूटन। एफ बराबर 1 न्यूटन का बल परिणामी बल होगा। सरल के कठिन, कठिन है। चलो अगला प्रश्न भैया आपका शानदार प्रश्न, और शानदार तरीके से हमें बताएंगे। एक वस्तु का द्रव्यमान 25 किलोग्राम है, एक वस्तु का द्रव्यमान 25 किलोग्राम है, इसका प्रारंभिक वेग 16, इसका प्रारंभिक वेग 16 मीटर पर सेकेंड, इसका प्रारंभिक वेग 16 मीटर पर सेकेंड है ना। अब ये कहता है वस्तु पर 50 न्यूटन का, वस्तु पर 50 न्यूटन का मंदक बल, मंदक बल, मंदक बल का मतलब है विपरीत दिशा में लगने वाला बल, है ना। मंदक बल लगाने से वस्तु कितने समय बाद रुक जाएगी, मंदक बल लगाने से वस्तु कितने समय बाद रुक जाएगी, है ना बेटा। तो देखो गिवन हमें क्या क्या दिया है, एम कितना दिया बेटा 25 kg, 25 किलोग्राम द्रव्यमान दिया, वस्तु का द्रव्यमान है भाई 25 किलोग्राम। अब प्रारंभिक वेग कितना दिया, प्रारंभिक वेग है 16 मीटर पर सेकेंड, और मंदक बल एफ
एफ कितना दिया है 50 न्यूटन का है, ठीक है ना। अब भैया हमें टी निकालना है, क्या निकालना है, टी निकालना है। तो टी निकालने के लिए हमें चाहिए, देखो टी निकालने के लिए वही गति का प्रथम समीकरण में से टी निकल जाएगा, मगर उसमें ए आता है। जो गति का प्रथम समीकरण है क्या है, u प्लस ए टी। अब इसमें ए तो हमें मालूम नहीं है, तो ए इससे निकलेगा, किससे, इससे। एफ बराबर क्या होता है बताओ, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, है ना। तो एफ की जगह ए में आ जाएगा, क्योंकि एफ किसके बराबर होता है, एफ एम ए के बराबर होता है, और बराबर में कितना है 50। एम कितना दिया, देखो तो सवाल में 25, ए बराबर 50। तो बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे 25 दूना 50। तो ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए निकल गया। अब एक यहाँ पे रखने में कोई दिक्कत ही नहीं। चलो अब वस्तु क्या होगा बेटा, देखो वस्तु कितने वेग से चल रही है अपनी, वस्तु का वेग कितना, प्रारंभिक वेग कितना है 16। और फिर वस्तु क्या हो गई, क्या हो गई बेटा, रुक गई। रुक गई मतलब अंतिम वेग, अंतिम वेग क्या हो गया बताओ, भी अंतिम वेग है। बोलो अंतिम वेग कितना है 0, रुक गई ना, तो अंतिम वेग 0 हो गया। गाड़ी रुक चलती चलती रुक जाएगी तो अंतिम वेग 0 हो गया। प्रारंभिक वेग कितना था 16 मीटर पर सेकेंड के चाल से चल रही थी, तो ये 16 प्लस ए कितना आया 2। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, ये 2 क्या का लेंगे अपन, यहाँ ए बराबर -2 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, माइनस का क्यों लेंगे बताओ, क्योंकि मंदन है। मंदन जब गाड़ी रुक रही है तो माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा, समझ लेना, क्योंकि आप ब्रेक लगा रहे है ना। तो भैया यहाँ पे मंदन आएगा -2, क्या आएगा -2 आएगा। ए बराबर -2 रखना पड़ेगा। और टी कितना हो जाएगा, अच्छा टी तो निकालना है, तो 16 उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 गुणित टी, माइनस से माइनस गया 16 बटे 2 बराबर टी, 2 टी 16, टी बराबर 8 सेकेंड बाद, मतलब जो भी आपकी गाड़ी है या वस्तु है 8 सेकेंड बाद वो रुक जाएगी, ब्रेक लगाने के 8 सेकेंड बाद वो रुकेगी, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। मंदक बल मतलब वही ब्रेक लगाया आपने, है ना। चलिए अब इसके बाद में ये देता है हमें 4 किलोग्राम द्रव्यमान। क्या कहता है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 8 मीटर व्यास, 8 मीटर व्यास। अच्छा चला गया, यस 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 यस, कोई दिक्कत नहीं, चला गया। अपन इसको अभी गया है ना, अभी गया ना। हाँ बेटा यहाँ हो ना बेटा, कहाँ जाओगे पानी पीने, हाँ परी को बोल देना, है ना, परी को बोल देना पानी पिला रहे, इसको रोक देते ना बेटा।